मेरा नाम अलीना है। मैं भावलपुर की रहने वाली हूँ और ये वाक़या मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले हुआ था। एक्चुअली ये वाक़या मेरी दादी से मुतल्लिक है, जो काफ़ी ज़्यादा अजीब और पुरस्रार हैं। मेरी ज़िंदगी में कभी भी उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी। मुझे याद है, मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तब मैंने उन्हें देखा था, और जहाँ तक मुझे याद है वो शुरू से ही बहुत मिस्टीरियस बिहेवियर रखती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में दोबारा मेरी उनसे इंटरेक्शन होगी, और होगी भी ऐसे जिसको मैं कभी ज़िंदगी में भुला नहीं पाऊंगी। एक दिन मेरे बाबा मेरे कमरे में आए मुझे कुछ बताने के लिए, और वो ये बात थी कि मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनका ख्याल रखने इन दिनों उनके पास कोई भी नहीं है। बाबा की इस बात से मैं बहुत गुस्से में पहले ही आ रही थी कि कहीं ये मुझे तो उनके घर जाने का बोलने वाले नहीं हैं। मैं दरअसल अपनी फैमिली में बहुत कम घुलने मिलने वाली लड़की हूँ। मैं बस अपने कुछ दोस्तों और अपने पेरेंट्स के साथ घूमना फिरना पसंद करती हूँ, तो उनके घर जाना तो दूर की बात थी। मैंने गुस्से में साफ साफ इनकार किया। मेरे बाबा कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल लोनली हूँ। सिर्फ पढ़ाई और चंद दोस्तों के साथ घूमने से मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं कुछ दिन के लिए वहाँ जाऊँ और अपनी दादी का ख्याल भी रख लूँ। बाबा ने मुझे ये भी बताया कि फैमिली का और कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता, और ये सुन के तो मुझे और अजीब महसूस हुआ। मैंने बाबा से दादी के पुरस्रार हरकतों के बारे में भी बात करी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी दादी अब ऐसी नहीं रहीं, वो अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। तुम वहाँ जाओ, तुम्हें खुद उनमें फ़र्क नज़र आएगा। बाबा की इस बात से मैं थोड़ा क्यूरियस हो गई कि दादी में फ़र्क कैसे आ सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो कितनी वियर्ड सी थी, बट अब मैं क्यूरोसिटी मुझे हो गई थी ये जानने के लिए अब वो कैसी होंगी। दरअसल मेरे सामने अगर कोई राजाना या मिस्टीरियस चीज़ आ जाए तो मेरी क्यूरोसिटी का लेवल पीक पर पहुंच जाता है, और स्पेशली इस तरह की चीज़ें लाइक ये मिस्ट्री दादी के बारे में, लाइक थोड़ा सा हॉरर आप लोग समझ सकते हैं, ये वो इस तरह से इन चीज़ों को जानने के लिए मैं बेचैन हो जाती हूँ। इसीलिए सिर्फ ये राज जानने के लिए मैंने बाबा को हाँ कर दी। दूसरी तरफ मैं घबरा भी रही थी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो। दूसरे दिन ही सामान पैक करके बाबा मुझे लेके उनकी घर की ओर रवाना हुए। उनका घर मेरे घर क्या बल्कि सोसाइटी से इतना दूर था कि लगा ऑलमोस्ट मैं किसी दूसरे शहर जा रही हूँ। मैंने बाबा और मम्मा से पूछा कि आप लोग क्या मेरे साथ नहीं रह सकते, जिसमें दोनों ने बोलते हुए इनकार किया ना बोलते हुए इनकार किया, और कहा उनको बहुत ज़्यादा काम है, और हमेशा की तरह मुझे लोनली चाइल्ड जैसा फील करवाया। लगभग 1 घंटा या थोड़ा उससे ज़्यादा कुछ इतनी देर बाद दादी का घर आ गया। वो एक बहुत अजीब सा बंगला था। चारों तरफ बस खुली वादी ही वादी थी। बहुत ओल्ड वाइब्स आ रही थी उस हाउस को देख के, और एक बहुत पुराने जैसे घर होते हैं वो वैसी ही वाइब्स दे रहा था। उस घर से कुछ दूर ही एक बहुत छोटा सा कस्बा भी था, लाइक स्मॉल विलेज टाउन इस तरह करके आप मतलब कह सकते हैं, जहाँ चंद लोग भी थे। वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे। समझ नहीं आई कि उन्होंने मुझे मतलब कैसे देखा, क्या स्टेयर किया, कुछ समझ नहीं आई बस। पर वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत कस्बा था। खैर, कुछ देर बाद मेरी दादी बाहर आईं और उन्हें देख के मैं बिल्कुल भी चौंकी नहीं।
क्योंकि उनमें कोई इतना फ़र्क नहीं आया था। जैसी वो थीं अभी वो वैसी थीं, बस उनके बाल पहले से ज़्यादा बूढ़े हो गए थे और वो दिखने में मुझे तो बीमार नहीं लग रही थी। बाबा और मम्मा कुछ देर तक उस घर में बैठे, दादी से बातें की और वापसी की तैयारी करने लगे। जब वो लोग बातें कर रहे थे मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और मैंने दादी से सलाम करने के सिवा कोई बातचीत नहीं की थी। तभी बाबा ने मेरा इंट्रोडक्शन उनसे करवाया और आप लोग यकीन करें वो इंट्रोडक्शन भी बेइंतहा अजीब था। और कुछ देर बाद मेरे पेरेंट्स वहाँ से चले गए। रात हुई और मैं दादी के हाथ का बना हुआ बदमज़ा खाना खाने लगी और टेबल पर मैं अपना मोबाइल यूज़ करना चाह रही थी, पर दादी का मूड फुल बातों का था और उन्होंने मुझे मोबाइल यूज़ करने से मना किया और बहुत ज़्यादा इस्लामिक बातें करने लगीं। मैं 5 वक्त की नमाज़ी ज़रूर हूँ माशाल्लाह, पर मैं इतनी ज़्यादा इस्लामिक नहीं हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा उन बातों से रिलेट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कुछ अजीब बातें भी मुझे बताई, जैसे कि रात को मैं कमरे में जल्दी सो जाऊं, ज़्यादा बाहर की तरफ विंडो, बालकनी वगैरह से ना देखूं, कमरे से भी बाहर ना आऊं और अपने बाल बंद रखूं, खासकर रात को। तो बेहतर है। मैं उनकी इस बातों से बहुत वियर्ड फील कर रही थी और मुझे समझ नहीं आया कि इन सब का मतलब क्या था। रात हुई और मैं सीधा अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, अलीना बेटा अगर चाहो तो मेरे साथ बैठकर ये ड्रामा देख लो। वो दरअसल एक इस्लामिक ड्रामा था और मैं उनके टाइम स्पेंड उनके साथ बिल्कुल करना नहीं चाहती थी। मैंने नींद का बहाना देते हुए इनकार किया और चली गई। उस पुराने घर में वाइब्स काफ़ी अच्छी थीं, पर दादी की वजह से मैं सही से एंजॉय नहीं कर सकती थी। कुछ देर अपना मोबाइल यूज़ करने के बाद, कुछ सीजन्स वगैरह देखने के बाद मैं कमरे से बाहर गई और देखा कि दादी गहरी नींद सो गई हैं और मैं बालकनी में चली गई अपना मोबाइल लेके। वो घर एक खुली विदा वादी में था, इसलिए ठंडी हवा तेज़ थी और मैं सॉन्ग सुनते हुए उस मंज़र को एंजॉय करने लगी और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मैंने दादी की बात नहीं सुनी थी। जब मेरा सॉन्ग ख़त्म हुआ तो मैंने घर से कुछ दूर एक काला पुरस्कार कुत्ता देखा जो मुझे देख के भौंकी जा रहा था। वो कुत्ता बहुत दूर था, लेकिन उसके भौंकने की आवाज़ पूरी वादी में गूंज रही थी। वो कुत्ता लगातार भौंकी जा रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे वो कहना चाह रहा हो कि मैं अंदर चली जाऊं, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाह रहा है। तभी वो कुत्ता मेरे लेफ्ट साइड पे कुछ देखता और खामोश होके अचानक रोने लगता है और वहां से चला जाता है। मैंने लेफ्ट साइड पे देखा तो सिर्फ और सिर्फ धुंध ही धुंध थी, कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आई और मैं अंदर चली गई सोने। दूसरे दिन मैं घर से बाहर निकली और उस कस्बे यानी उस टाउन को देखने के लिए, वो एक बहुत खूबसूरत कस्बा था। वहाँ के लोग भी बहुत ओल्ड फैशन थे, पर बहुत सीधे साधे और अच्छे थे। कुछ लोग मुझे बहुत अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे और समझ नहीं आ रही थी कि उनका क्या है, लेकिन वो एक बहुत खूबसूरत टाउन था। मैं वहाँ के अपनी इंस्टा की स्टोरीज़ के लिए पिक्चर्स ले रही थी, दरख्त के, वहाँ की नेचर के, वहाँ की लेक के और वहाँ के बहुत सारे मतलब फूलों के, सारी मतलब नेचर की मैंने फ़ोटोग्राफी में कर रही थी। तभी कुछ लोगों ने मुझसे कुछ वियर्ड क्वेश्चन किए, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या अभी अभी आई हूँ, मैं शहर से आई हूँ। और वही बात किसी औरत ने मुझे कही जो मेरी दादी ने मुझे लास्ट नाइट कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, आधी रात के टाइम अपने घर से भी
बाहर नहीं देखना। मुझे फिर कुछ समझ नहीं आई। तभी उस गांव के एक मौलाना साहब बाहर आए और उन्होंने भी मुझे यही नसीहत की जो मेरी दादी और गांव की कुछ औरतों ने मुझे की थी, कि रात के पैर में बालकनी वगैरह, विंडो वगैरह या खिड़की से बाहर ना झांकूं और बेहतर होगा अपने कमरे में रहूं। उन्हें मुझे बताया इस जगह पे सब मेरी उम्र की लड़कियों को ये नसीहत दी गई है और वो इस पे कायम है। मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने अजीब अंदाज में कहा, बेहतर होगा बेटा कि तुम ये राज ना जानो, लेकिन जो कहा गया है उस पे कायम रहो। ये नसीहत तो मेरी दादी ने भी मुझे दी थी और अब उस कस्बे के मौलवी साहब और बाकी सब लोग भी मुझे यही नसीहत दे रहे थे। ऐसी क्या मिस्ट्री थी? आप लोगों को पता है मेरे सामने अगर कोई मिस्ट्री आ जाए तो मैं उसको सॉल्व करके ही रहती हूँ। स्टूपिड हूँ ना। और इस आदत से की वजह से मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये मैंने कभी ना सोचा था। रात को मैंने अपनी दादी और उन मौलवी साहब की बात को इग्नोर करते हुए और उन गांव वालों की बात को इग्नोर करते हुए बालकनी से मैंने बाहर जाने का फ़ैसला किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि ये लोग मुझे मना कर क्यों रहे हैं और आखिर ऐसा क्या राज है। रात को जब दादी सो गई तो मैं फ़ौरन ही बालकनी में चली गई। मैं बहुत देर तक चेयर पे बैठकर गाने सुनती रही और कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ और मैंने वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। लेकिन तभी मैंने लेफ्ट साइड पे देखा कि दूर उस खुली वादी में एक बहुत छोटा सा प्यारा सा वाइट कलर का छोटा पप्पी बैठा हुआ है। उस खामोशी में उस पप्पी के भौंकने की छोटी सी आवाज़ भी गूंज रही थी। मैंने जैसा आप लोगों को बताया है कि वो खुली वादी थी, इसीलिए वहाँ रात को अच्छी खासी ठंड महसूस होती थी और आसपास दरख्त वगैरह भी बहुत कम थे, यानी कि उस पप्पी को सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैं एक एनिमल लवर भी हूँ। पहले मैंने सोचा छोड़ूं, जाके सो जाऊं, लेकिन अब वो पप्पी रोने लगा था और मैं अपने आप को ज़्यादा देर रोक नहीं पाई और बालकनी से ही जंप कर दी उस पप्पी की तरफ जाने लगी। मेरे ज़हन में था कि शायद ये पप्पी उस कस्बे में से किसी का होगा। मैं जैसे ही नीचे उतरी तो देखा अचानक से उस पूरी जगह में हद से ज़्यादा स्मोक फैल गई। सब कुछ बहुत ज़्यादा धुंधला हो रहा था। थोड़ी ही दूर उस छोटे से पप्पी की एक झलक मुझे उस धुंध में नज़र आ रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी, तभी वो पप्पी उठा और मुझे देख के भागने लगा। मुझे समझ नहीं आई कि इसको अचानक से क्या हुआ। मैं उस पप्पी को फॉलो करने लगी और वो पप्पी जिस भी जानिब जा रहा था वो जगह मेरी दादी के घर और उस कस्बे से काफ़ी दूर थी और बहुत ज़्यादा पुरस्कार भी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब जा कहाँ रही हूँ। कुछ देर बाद वो पप्पी मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया और मैंने जहन में कहा अभी तो यहीं था, अब कहाँ गया। मैंने नोट किया कि जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ उस जगह पे हड्डियाँ, एक बहुत अजीब सा सर्कल, गुड्डियाँ, सुई, धागे पड़े हैं, जैसे कोई यहाँ काला जादू करता हो। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और जब मैं पीछे मुड़ी तो देखा कि उस जगह पे उसी काले कुत्ते की लाश पड़ी है जो मुझे
परसों रात को नजर आया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े बड़े नाखूनों से किसी ने उसे चीर दिया हो। और तभी मुझे अपने सामने वो पप्पी नजर आया। मैं बता नहीं सकती कि मेरी सिचुएशन उस मंजर के बस वो पप्पी एक बहुत भयानक और खौफनाक चुड़ैल में बदल गया, जो मुझे देख के हंस रही थी। उसके बहुत बड़े बड़े नाखून थे, बाल बहुत लंबे थे और बहुत ज्यादा खौफनाक सा फेस था, जला जला। उसकी चमकती हुई आंखों में मेरे ऊपर थी और मुझे महसूस मैं कर सकती थी कि मैं मर रही हूं। मेरे पैर जम गए थे, मैं वहां से हिल नहीं सकती थी, जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल गई हो। मुझे लगा कि वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो चुड़ैल, उसकी चमकती हुई आंखें, उसका भयानक जला हुआ चेहरा, वो बस मेरी तरफ बढ़ रही थी हंसते हंसते। लेकिन तभी मेरी दादी वहां आई और चुड़ैल के ऊपर आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी और साथ में वो उसके ऊपर दम वाला पानी भी फेंक रही थी। वो चुड़ैल चीखते चीखते, कांपते कांपते, तड़पते हुए अचानक वहां से गायब हो गई और मैंने भाग के रोते रोते अपनी दादी को जोर से गले लगाया और फूट फूट के रोने लगी। वो रात मैं कभी जिंदगी में भूला नहीं पाऊंगी। उस रात के बाद लगभग मुझे 1 हफ्ते तक नींद नहीं आई थी। मेरी दादी ने बाद में मुझे बताया कि इस कस्बे में बहुत पहले एक औरत रहा करती थी जो इस कस्बे की जवान लड़कियों को अगवा करके उन पे जादू टोना करती थी। 2 लड़कियां तो अपनी जान भी गंवा बैठी थीं, लेकिन एक दिन इन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उन लड़कियों को इंसाफ दिलवाने के लिए इसको भी फांसी दे दी। लेकिन तब से रात के पैर जो भी लड़की बाहर जाती थी वो गायब हो जाती थी और उसका कुछ पता नहीं लगता था। फिर पता चला कि इस औरत का साया है जो रात को निकलता है अपने शिकार के लिए। ये औरत बहुत ज़्यादा जादू टोना भी करती थी और कहा कहा जाता है इसने बहुत ज़्यादा जिन वगैरह भी अपने कब्ज़ में किए हुए हैं। तो क्या पता इसका कोई जिन अब इसका रूप लेके बदला ले रहा हो, क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि कोई मरने के बाद चुड़ैल या भूत बन जाता है, जबकि जिन्नातों का ज़िक्र तो हमारे कुरान मजीद में भी ज़रूर किया गया है। खैर, जो गलती या बेवकूफ़ी मैंने की, आई होप आप में से वो कोई कभी ना करे। ये वाक़या बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इस सब के बाद मुझे एक अहम सबक मिला कि बुज़ुर्गों की बातें हमेशा गलत नहीं होती। मैं अपनी दादी को बहुत अजीब सा समझती थी, लेकिन अगर उस दिन वो वहाँ नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। जज़ाकल्लाह।